हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आ गया हूँ इतिहास के लघु उत्तरीय। ठीक है, मात्र इस वीडियो में आप लोगों के पूरे इतिहास के जितने भी चैप्टर इतिहास के हैं, सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न लघु उत्तरीय में लेकर आ गया हूँ एक ही वीडियो में। आपको सबको मालूम है कि इस बार टारगेट 95% का है। मात्र एक ही चैनल ऐसा है सम्राट अकेडमी जो आप लोगों को पूरा करा सकता है। ठीक है, चाहे लघु उत्तरीय हो चाहे दीर्घ उत्तरीय, सब बताया जाता है। तो आज की वीडियो में इतिहास पूरा खत्म। ठीक है, इस वीडियो से आप लोग पूरे इतिहास के लघु उत्तरीय प्रश्न याद कर लेना, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी प्रश्न बताऊंगा 100% गारंटी रहती है कि वो प्रश्न पूछा ही जाएगा, आप लोग दे सकते हो इस बार। ठीक है, बस आप लोग ईमानदारी से याद करते चलो। चलो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होगा, पूरा का पूरा नोट करना है, सारे प्रश्नों को याद करके जाना है। ठीक है, पहला प्रश्न यह है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, उस विकास में संस्कृति के जो योगदान था बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे योगदान था, उदाहरण के तौर पे हमें बताइए। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर में हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। तो अलग अलग उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उसका संस्कृति में योगदान क्या था। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे प्रथम उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। कह रहा है कि उदाहरण के तौर पे जो पहला उदाहरण हम ले रहे हैं उसमें हम रूमानीवाद नामक जो सांस्कृतिक आंदोलन है उसको ले सकते हैं। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, वही कह रहा है कि रूमानीवाद एक ऐसा जो सांस्कृतिक संसाधन आंदोलन था, वो क्या करना चाहता था कि विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, ये पहले उदाहरण के तौर पे आपको लिखना है। दूसरा उदाहरण लिखेंगे कि दूसरा उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। देखिए, क्षेत्रीय जो बोली था वो भी बहुत योगदान निभाया, क्योंकि क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती थी। क्योंकि यही अर्थात रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते थे, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो क्षेत्रीय बोली मतलब उन लोगों को समझ में आती थी। क्षेत्र बोलियों के अनुसार हम लोग अपने जो उन लोगों की विचारधारा था अलग अलग लोगों तक पहुंचा पाते थे वो लोग। ठीक है, जो अधिकांशतः निरक्षर थे। तो ये आप लोगों का दूसरा यहाँ पे हमने कारण बता दिया, क्षेत्रीय बोलियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तीसरा, तीन ही पूछा था, तृतीय लिखेंगे कि तृतीय उदाहरण के रूप में हम संगीत को ले सकते हैं। क्योंकि कैरोल कुर्पिसकी एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में बदल दिया। कह रहा कि वहां पे जो संगीतकार थे, तो संगीत के रूप में जो गाना बजाना होता था, उन लोगों का नृत्य होता था, वो भी राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में उसको क्या किया दिया गया, बदल दिया गया। तो ये भी बहुत ज्यादा उसका योगदान था। तो संस्कृति के 3 उदाहरण हमने आप लोगों को बता दिया। उदाहरण तीसरा में तो हमने यहाँ पे संगीत लिया, उदाहरण दूसरा भी हमने बताया जो कि क्षेत्रीय बोलियां लिया था, और उदाहरण पहला में हमने तुर्मानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को लिया था। तो तीनों हमने उदाहरण के तौर पे अलग अलग बता दिया, और तीनों पॉइंट आप लोग लिख लेना। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को किसी कीमत पे याद करके जाना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न नोट हो गया, इसको नोट कर लेना, एक दो बार पढ़ लेना। एक बार बिना मतलब देखे हुए अपने कॉपी पेन से आप लोग उत्तर लिखना सीख जाओगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो पहला प्रश्न था, नोट कर लेना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यह है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था। इसको कौन रख सकता है, तो पेपर में हर साल आता है। ठीक है, कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था और कैसे हुआ था, ये तो हमेशा फिक्स रहता है कि इसको देना ही है। जब आपको मालूम है कि फिक्स है तो याद कर लीजिए। देखिए, उत्तर कैसे लिखोगे इसका, कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। कह रहा है कि जो राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना था, वो मध्यम वर्ग के लोगों में, जो जर्मन के मध्यम लोग थे, उनमें काफी व्याप्त थी। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। कहने का मतलब ये है कि 1848 में उन्होंने क्या किया कि जो जर्मन के महासंघ के निर्वाचित क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र थे, उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था उन्होंने। लेकिन मगर देखिए क्या हुआ कि इस पहल को राजशाही और जो फौज की ताकत थी वो मिलकर दबा दिया। ठीक है, इसको बनने ही नहीं दिया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी उसका समर्थन किया था। और उसके बाद प्रसा ने क्या किया कि जो राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। और उसका मुख्यमंत्री कौन थे, आटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद लिया। और 7 वर्ष के दौरान, मतलब 7 वर्ष के बाद, उन्होंने ऑस्ट्रिया और डेनमार्क
ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रासा की जीत हुई। मतलब 7 साल बाद ऑस्ट्रिया से भी जीत गए, डेनमार्क और फ्रांस तीनों से जीत गया उन्होंने, और एकीकरण की प्रक्रिया वहीं पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। और जनवरी 1871 में वारसाई में हुए एक समारोह में प्रासा के जो राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, और इस तरह 1871 में जर्मनी का जो एकीकरण हुआ पूरा हुआ। ठीक है, तो यह था आप लोगों का जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, जो कि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने बता दिया। नोट कर लेना और नोट करके इन सारे प्रश्नों को याद कर लेना। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देख लो क्या है यहाँ से। अगला प्रश्न यह है कि ऑटोमन बिस्मार्क कौन था ये और वह क्यों प्रसिद्ध था। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है कि ऑटोमन बिस्मार्क कौन था और यह क्यों प्रसिद्ध था, उसके बारे में फुल डिटेल में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे कि ऑटोमन बिस्मार्क जो था प्रसा का प्रमुख मंत्री था, और नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में प्रसा के जो ऑटोमन बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व जो है उसने क्या किया, संभाल लिया। और बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्ध में प्रसा की जीत हुई। अभी हमने देखा ना कि 7 साल बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से जीत हासिल कर लिया था, और जर्मनी का एकीकरण उस तरह क्या हुआ, पूरा हो गया। और इसके बाद 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को महल के अत्यधिक ठंडे शीश महल, जिसे हम लोग हॉल ऑफ मिरर्स भी कहते हैं, उसमें जर्मन राज्यों को जो अलग अलग राजकुमार थे उनको बुलाया गया, सेना के प्रतिनिधियों और मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वहां पे बैठाई गई, और इस सभा में प्रसा के जो काइजर विलियम प्रथम थे उनके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। ठीक है, और क्या हुआ उसके आगे कि इस प्रकार बिस्मार्क के जो नेतृत्व में प्रसा के जो राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन था, तो उस आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया उसने, और अंत में उसने जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त किया था। और इसलिए वस्तुतः बिस्मार्क ही जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता से अपने एकीकरण के लक्ष्य को क्या किया था, प्राप्त किया। तो पूरी की पूरी कहानी ही हमने ऑटोमन बिस्मार्क को लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये प्रश्न पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि ऑटोमन बिस्मार्क कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध था। तो पूरी थ्योरी आपको लिख देना है, जिस प्रकार में लिखा था उसको आप लोग नोट्स बना लो, 1-2 बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखो अगला प्रश्न यह है कि रोलेक्ट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है कि रोलेक्ट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस नोट करते रहो आप। देखो रोलेक्ट एक्ट हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि रोलेक्ट एक्ट जो था 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। इसका मतलब ये चीज़ है कि जो भारत के लोग थे उसमें यह हो रहा था कि शंका के आधार पर, अगर आपने गुनाह नहीं किया है लेकिन आप पे शंका हो गया कि हाँ आपने किया होगा, तो उसके आधार पर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था लोगों को। यह रोलेक्ट एक्ट के नियम के कानून के तहत था। इसके बाद इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये इसका परिणाम था रोलेक्ट एक्ट के तहत। जब रोलेक्ट एक्ट चला गया था तो यहाँ पे यह परिणाम देखने को आप लोगों को मिला। लेकिन अब इसका पूछा था कि विरोध भी ऐसे, मतलब विरोध इसका कैसे किया गया रोलेक्ट एक्ट को समाप्त करने के लिए। तो देखिए लिखेंगे कि भारत में लोगों द्वारा रोलेक्ट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। अब अलग अलग तरीकों से इसका विरोध किया गया था, उसको देखते हैं। देखिए तो पहला विरोध तो विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया था। मतलब पहला विरोध, अलग अलग शहरों से रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया है। ठीक है, और दूसरा यह था कि रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। जो रेलवे विभाग में जितने भी कर्मचारी काम करने वाले थे सब हड़ताल पर चले गए। और तीसरा यह है कि कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध किया गया। अलग अलग शहरों में जो दुकानदार थे वो अपने दुकान बंद कर और इसका विरोध किया। तो ये इस प्रकार इसका विरोध किया गया रोलेक्ट एक्ट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यह है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। कह रहा है कि साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया उससे कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी और कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और लिखेंगे इसको कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं के कारण, मतलब कि जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था उसमें भारत के एक भी लोग शामिल नहीं थे, इसलिए कांग्रेस इस रिपोर्ट से क्या थी, असंतुष्ट थी।
और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति का घोषणा किया था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया और औपचारिक रूप से मान लिया गया कि औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक है, तो यह था साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जो कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी और किस नई नीति की घोषणा किया गया, वो भी घोषणा भी हमने लिख दिया। घोषणा क्या किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और एक और घोषणा किया गया कि दिसंबर 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तो यह दो तो घोषणा किया गया। और असंतुष्ट क्यों था? क्योंकि भारत के एक भी सदस्य उसमें शामिल नहीं थे, इसलिए कांग्रेस के सदस्य वहां जो कांग्रेस थी वहां पे असंतुष्ट थी। तो आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर दिया इस प्रश्न को, और ये प्रश्न तैयार रखना आप लोग, एग्जाम में 100% आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, पूना पैक्ट। देखिए ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और इसकी दो शर्त क्या थी। चलिए जानते हैं कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर किए गए। लिखोगे कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी के हस्ताक्षर हुए थे, और सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की दो शर्तें निम्नलिखित थी। कौन कौन सी दो शर्तें निम्नलिखित थी देखेंगे। देखिए पहला तो यह था कि अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। अंबेडकर जी हम दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किए थे। ठीक है, तो पहली शर्त तो ये थी। और दूसरा शर्त यह था कि दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। ठीक है, दलितों के लिए आरक्षण की मांग उन्होंने किया था। तो यह दो शर्त थी जो कि निम्नलिखित हैं। दोनों शर्तों को नोट कर लो। और हस्ताक्षर किसके हुए गए? तो गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के वहां पे सिग्नेचर हुआ था। तो यह प्रश्न पूछता है, 4 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। इतना छोटा प्रश्न है, पूरे अंक ले जाओगे। 30 प्रश्नों को आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो यह है कि भारत छोड़ो आंदोलनों के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो उसके कारण कौन से थे, ये कारण पूछ रहा है। वो भी 3 कारण पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलनों के 3 कारण निम्नवत हैं। कौन कौन? देखिए पहला कारण तो यह था कि इस आयोजन का जो तत्कालिक कारण था वो क्रिप्स मिशन के बिना किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो जाना था। मतलब कि जो क्रिप्स मिशन चलाया गया था उसका अंतिम निर्णय हुआ ही नहीं, उससे पहले ही उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यह पहला कारण था। और दूसरा कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना, और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी। ठीक है, दूसरा स्थिति यह था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो भारत का जो ब्रिटिश सरकार था वो बिना शर्त समर्थन किया, मतलब कोई बिना शर्त के ही उन्होंने क्या किया कि मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से नहीं समझा। ठीक है, तो उसको सही से नहीं समझा, तो यह पहला कारण था। और इसी में यह था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही काफी खराब हो गई थी। तो यह दूसरा कारण उसी में। ठीक है, तो 2 कारण अब तक हमने बता दिया। तीसरा कारण यह था कि जो ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी, और वहीं अखिल भारतीय किसान सभा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबद्ध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। तो देखो ये 3 कारण हमने आप लोगों को बताया। तीनों कारण नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद 1-2 बार जैसे पढ़ोगे आप लोग तो रिवाइज करोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक बार बिना देखे अपने से बस पेन उठा लेना और अपने से लिखना। ठीक है, बस इतना कर दोगे तो सारे प्रश्नों को उत्तर आप देने लायक सक्षम हो जाओगे एग्जाम में। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लेना कि भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। कि 1929 की जो महामंदी हुई थी उस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, भारत पर तो लिखेंगे हम लोग कि 1929 की महामंदी का जो प्रभाव था भारत पर भी पड़ा, और महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया था। और 1928 से लेकर 1934 के बीच देश के जो आयात और निर्यात थे वो घटकर लगभग आधे रह गए थे। ठीक है,
और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत थी वो 50% गिर गई और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, जब 50% कीमत गिर गई गेहूं की तो जो किसान लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान देखने को मिला। यद्यपि कृषि उत्पादों की जो कीमत थी वो तेज़ी से नीचे गिरने लगी, लेकिन सरकार ने जो लगान वसूली है वो लगान वसूली में छूट देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया सरकार। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते, जो विश्व व्यापार बड़े बड़े बाजार में वो लोग अपना जो कृषि उत्पाद करके वो बेचते थे, सबसे ज्यादा नुकसान उनको देखने को मिला। कह रहा कि टाट का निर्यात बंद होने से, टाट मतलब नमक का जो निर्यात है बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा गिरावट आ गई और मंदी के इन्हीं सालों में जो भारत कीमती धातुओं खासतौर सोने का निर्यात करने लगा। तो उन लोगों की स्थिति इतनी खराब आ गई कि जो सबसे महंगे धातु हैं सोने, उसका निर्यात करने लगा हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था और यह मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदाई नहीं रही। मतलब कि जो शहर के लोग थे, भारत में शहर के लोग, उनके लिए तो अधिक दुखदाई नहीं थी। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालात ठीक रही जिनकी आय निश्चित है, जैसे सरकारी टीचर हुआ, जैसे सरकारी लोग कोई भी हैं, काम करोगे या नहीं करोगे, चाहे कितना भी छुट्टी रहेगा तो उनमें आप लोग, उन लोगों का पैसा फिक्स रहता है, पैसा आता रहता है। जो किसान के लोग थे उनको बहुत काफ़ी दिक्कत का सामना उनको देखने को मिला। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेना कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ब्रेटन वुड्स समझौते से पूछता है कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है और इसका क्या उद्देश्य था। चलिए देखते हैं ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। देखिए युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह भी था, ठीक है, कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि जो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था था उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो औद्योगिक विश्व में जो आर्थिक स्थिरता है और पूर्ण रोजगार उसको बनाए रखना था। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। ठीक है, और इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर, मतलब ब्रेटन वुड्स नामक एक स्थान है, वहीं पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी थी, इसलिए उसी स्थान का नाम इसको दे दिया गया कि ब्रेटन वुड्स समझौता है। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि सदस्य देशों के व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। ठीक है, और इसके बाद युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया था और इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। ट्विन लिखा है, ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। और इसी आधार पर जो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, मतलब उसको हम लोग ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहते हैं। तो यह था ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ, इसका क्या उद्देश्य था, हमने पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया। और ये प्रश्न को याद कर लेना, वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इसको देखो, और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, या तो इस प्रश्न की इस प्रकार भी पूछा जाता है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए लिखेंगे कि 1929 में जो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, इसी मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मतलब 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी उसके कारण जो है निम्नलिखित है। 3 ही कारण आपको बताना है। ठीक है, तो पहला कारण तो आप ये लिखोगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। ठीक है, और 1930 के तैयार माल का इतना बड़ा भंडारण एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार न रहा। कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बहुत बड़े पैमाने पर उसने लोग वहां पे उत्पादन करने लगे। ठीक
ठीक है। और इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि उसको खरीदने वाला कोई नहीं था, वही करा उनका कोई खरीदार भी नहीं रहा, ठीक है। तो पहला कारण था। दूसरा यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण जो कृषि उत्पादों की कीमतें थी वो गिरने लगी और किसानों ने अपनी घटती आयु को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और लगातार गिरने लगी, मतलब कम दाम पे ही बेचने लगे। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी, मतलब खरीदार कोई खरीद ही नहीं पा रहा था, इतना वहाँ पे आर्थिक महामंदी आई थी कि किसी के पास पैसा ही नहीं था खरीदने के लिए, तो कोई खरीदेगा नहीं, तो जो भी आप सामान बेचने वाले थे तो रखे सभी जो कृषि उत्पादन थे सब सड़ने लगे, जो भी गेहूं चावल वगैरह जो भी था सब सड़ने लगा। और तीसरा कारण यह था कि संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। कह रहा कि अब जब संकट नहीं आया था आर्थिक महामंदी, उससे पहले बहुत लोग कर्ज लिए थे अमेरिका से और कर्ज लेकर अपनी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसको चला रहे थे। और 1928 के कुछ समय पहले जो विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। कह रहा कि कुछ समय पहले अमेरिका का जो कर्ज था, अमेरिका जो कर्ज दिया था लोगों को वो $1 अरब दिया था। साल के भीतर यह कर्ज घटकर के 1/4 रह गया था। जो देश के अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे और उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। तो यह था वहां पे 3 कारण हमने बता दिया आप लोगों को, आर्थिक जो महामंदी आई थी 1929 की, ठीक है। देखिए बस मात्र इतना ही प्रश्न है पूरे के पूरे इतिहास में, इतना प्रश्न अगर आपको याद है तो पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न आपके दिमाग में है, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा लघु उत्तरीय का, ये गारंटी है मेरी। बस आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ो और अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ईमानदारी से पढ़ना आप लोग। इस बार आप लोगों को 95% लाना है तो अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।